तामिर के इस नए खूनी खेल से अनजान विराज अपने घर पहुंचने ही वाला था। दिन भर की थकान, मीटिंग का स्ट्रेस और आखिर में मिली जीत का सुकून सानवी के चेहरे पर साफ दिख रहा था। विराज स्टीयरिंग व्हील पे हाथ रखते हुए और सानवी की तरफ देखते हुए सोच रहा था, मैं जानता हूं सानवी, तुम्हारे चेहरे का यह सुकून कितनी मुश्किल से वापस आया है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें हमेशा ऐसे ही खुश रखूंगा। विराज को ऐसे अपने तरफ घूरते देख सानवी ने उससे कहा, चलो अब अंदर नहीं चलना है क्या? मां सुबह से हमारा इंतजार कर रही हैं। विराज ने हां में सर हिलाया और दोनों घर के अंदर चले गए। हॉल में ही रूपा बेचैनी से टहल रही थी। दोनों को देखते ही रूपा जल्दी से उनके पास गई। आ गए तुम दोनों? मैं कब से तुम सबका इंतजार कर रही हूं। सानवी बेटा, कैसी रही मीटिंग? सब ठीक रहा ना? रूपा की आवाज में उसकी चिंता और प्यार दोनों साफ दिख रहे थे। सानवी ने खुशी से उन्हें गले लगा लिया और कहा, मां सब कुछ परफेक्ट रहा। आप विश्वास नहीं करेंगी, सावेरा को कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। हमारी कंपनी अब बहुत बड़ी कंपनी बनने वाली है। विराज ने मुस्कुराते हुए अपनी मां के कंधे पर हाथ रखकर कहा, आपकी बहू ने आज सबको हैरान कर दिया। अब कुछ ही दिनों में आप देश की सबसे अमीर सास बनने वाली हैं। विराज की बात सुनकर सानवी के चेहरे पर हंसी आ गई। रूपा ने सानवी के गालों पर हाथ फेरते हुए कहा, भगवान का लाख लाख शुक्र है। मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता कि तूने कितनी मेहनत की है। चल मुंह हाथ धो ले, मैं तुम दोनों के लिए खाना लगाती हूं। रूपा खुशी से किचन की तरफ चली गई, लेकिन फिर कुछ सोचकर पलट गई। उसके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी। उसने सानवी से कहा, सानवी बेटा। सानवी ने पानी पीते हुए कहा, जी मां। रूपा भी अब थोड़ी हेजिटेट थी, लेकिन प्यार से भरी आवाज में उसने सानवी से कहा, अब बेटा देख, अब तेरा काम भी अच्छा चल रहा है। तू और विराज, अब मेरा मतलब है कि तुम दोनों की शादी को भी वक्त हो गया है। यह सुनकर विराज और सानवी, जो अभी रिलैक्स्ड लग रहे थे, एकदम से अलर्ट हो गए। उन्हें अंदाजा हो गया था कि रूपा क्या कहने वाली थी। बेटा, अब तुम दोनों को अपनी फैमिली प्लानिंग के बारे में सोचना चाहिए। घर में एक छोटे बच्चे की बहुत जरूरत है। रूपा की बात से विराज और सानवी दोनों ऑकवर्ड हो गए। एक अजीब सी खामोशी कमरे में फैल गई थी। विराज और सानवी कभी एक पति पत्नी की तरह एक साथ रहे ही नहीं थे। उनका रिश्ता धीरे धीरे एक अनजाने से प्यार की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन रूपा की इस बात ने उन्हें आईना दिखा दिया था। दोनों ही बहुत अनकंफर्टेबल हो गए थे। सानवी ने रूपा को देखते हुए अपने आप से कहा, फैमिली प्लानिंग? हम तो अभी तक। सानवी विराज की तरफ देखने लग गई। विराज समझ गया था कि सानवी को अब अनकंफर्टेबल लग रहा था, मगर इससे पहले वो कुछ कहता, सानवी ने रूपा से कहा, मां वो अभी तो सावीरा का काम, इस नए प्रोजेक्ट के बाद जिम्मेदारी और बढ़ गई है। मां मुझे लगता है मेरा ध्यान इस वक्त सिर्फ उसी पे होना चाहिए। सानवी नहीं चाहती थी कि रूपा को बुरा लगे। उसने आगे कहा, मगर हम सोचेंगे बाद में, फॉर श्योर। इससे पहले कि रूपा कुछ और कहती, डोरबेल की आवाज आई। विराज ने दरवाजे की तरफ देखकर कहा, इस वक्त कौन होगा? रुको मैं देखता हूं। विराज ने जाकर दरवाजा खोला तो बाहर का नजारा देखकर उसकी आंखें सिकुड़ गई। सामने दो पुलिस ऑफिसर, एक इंस्पेक्टर और उनके साथ सूट बूट पहने दो वकील खड़े थे। पुलिस इंस्पेक्टर ने आगे बढ़ते हुए विराज को सिर से पैर तक घूरा, फिर एकदम सीरियस आवाज में कहा, मिस्टर विराज तुम ही हो? विराज ने एकदम शांत आवाज में कहा, मैं ही हूं, कहिए। इस वक्त आप लोग यहां? सानवी और रूपा भी हॉल तक आ गए। पुलिस को देखकर रूपा का दिल घबरा गया। तभी इंस्पेक्टर ने वारंट को दिखाते हुए कहा, मिस्टर विराज, यू आर अंडर अरेस्ट। यह सुनकर सानवी एकदम शॉक्ड हो गई। उसने बाहर आकर इंस्पेक्टर से कहा, अरेस्ट? किस लिए? क्या मतलब है आपका? ऐसा क्या किया है इन्होंने? सानवी की बात सुनकर इंस्पेक्टर ने हंसते हुए कहा, मैडम ये पूछिए आपके पतिदेव ने क्या क्या नहीं किया है। इंस्पेक्टर ने एक पेपर निकाला और उसको पढ़ते हुए कहा, आपके पति के ऊपर ब्लैकमेल, हैरेसमेंट और किडनैपिंग के चार्जेस हैं। यह सब सुनकर सानवी का दिमाग एकदम सुन्न हो गया। उसने गुस्से से कहा, यह सब क्या बकवास है? किसकी किडनैपिंग? क्या सबूत है आपके पास? विराज बहुत शांत खड़ा होकर यह सब देख रहा था। इंस्पेक्टर ने सानवी से चिढ़ते हुए कहा, मैडम बहस मत कीजिए, कानून सबके लिए एक है। हमें अपना काम करने दीजिए। कांस्टेबल, अरेस्ट हिम।
दो कांस्टेबल विराज की तरफ बढ़ गए। विराज की आंखों में डर का निशान तक नहीं था। उसकी बेखौफ आंखें देखकर इंस्पेक्टर के माथे पर पसीना आ गया था। विराज ने थोड़ा आगे आकर इंस्पेक्टर की आंखों में आंखें डालकर कहा, ये वारंट और ये झूठे इल्जाम तुम्हारी इस वर्दी और नौकरी के लिए कुछ ज्यादा ही भारी पड़ेंगे। एक बार सोच लो। यह सुनकर इंस्पेक्टर थोड़ा डर गया। उसने अपनी घबराहट को छुपाते हुए कहा, हमें कानून मत सिखाइए मिस्टर। हमें सबूतों के आधार पर ऊपर से ऑर्डर मिला है, चलिए। यह सुनते ही सानवी और रूपा घबरा गई थी। विराज ने उन दोनों को शांत करते हुए कहा, सानवी तुम टेंशन मत लो, तुम मां को संभालो। ये या तो कोई गलतफहमी है या एक बहुत बुरी साजिश। मैं सब संभाल लूंगा। विराज ने अपने हाथ आगे कर दिए। कांस्टेबल ने उसे हथकड़ी पहना दी। जाते जाते विराज सानवी के पास रुका और धीमी आवाज में बोला, सानवी, मेरा फोन। सानवी ने चुपचाप विराज की जेब से फोन निकाल लिया। विराज ने सानवी के गले लगते हुए धीमी आवाज में कहा, इसमें जनरल राठौड़ का नंबर स्पीड डायल पर है। जब जरूरत हो तब उस पे कोड रेड का मैसेज भेज देना। सिर्फ उन्हें कांटेक्ट करना और किसी को नहीं, समझी तुम? मगर अभी नहीं, जब मैं कहूं तब। पुलिस विराज को लेकर चली गई। रूपा वहीं सोफे पर बैठकर रोने लग गई थी। लेकिन सानवी वो रुकने वालों में से नहीं थी। उसने रूपा से कहा, मां आप यहीं रुकिए, मैं विराज के पीछे पुलिस स्टेशन जा रही हूं। सानवी कुछ ही देर में स्टेशन पहुंच गई। उसने स्टेशन में घुसते ही चिल्लाते हुए कहा, किसने कंप्लेंट की? किस बिहाफ पे आपने मेरे पति को अरेस्ट किया है? क्या सबूत है आपके पास? इंस्पेक्टर ने सानवी को देखते हुए कहा, अरे आप यहां भी आ गई? देखिए मैडम, शांत रहिए, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। आप यहां शोर नहीं मचा सकती। इन्वेस्टिगेशन बिना किसी सबूत के? मैं जानना चाहती हूं कंप्लेंट किसने की। जवाब दीजिए मुझे। सानवी ने एकदम सख्त अंदाज में कहा। तभी पीछे से एक हंसने की आवाज आई। कंप्लेंट हमने की है सानवी। सानवी ने उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने रुक्मणी देवी व्हीलचेयर पर बैठी हुई थी। चेहरे पर झूठी लाचारी थी और उसके पीछे काव्या अपने वकील के साथ खड़ी मुस्कुरा रही थी। सानवी ने शॉक्ड होते हुए कहा, दादी, आप लोगों ने विराज के खिलाफ? तभी रुक्मणी ने एकदम कमजोर आवाज में कहा, कितना कितना गिर गई है तू सानवी? प्रॉपर्टी के लिए अपनी इस बूढ़ी दादी पर अपने पति से हाथ उठवाएगी, उससे ब्लैकमेल करवाएगी। तब तक कांस्टेबल विराज को वहां लेकर आ गया। विराज चाहता तो इन सब पुलिस वालों की जिंदगी हराम कर सकता था, मगर उसे जानना था कि आखिर ये चल क्या रहा था। इसीलिए वो ये सब होने दे रहा था। सानवी ने गुस्से में रुक्मणी से कहा, आप विराज पे झूठे इल्जाम क्यों लगा रही हैं? उसने आप पे कब हाथ उठाया? यह सुनकर काव्या ने विराज की तरफ इशारा करते हुए कहा, इंस्पेक्टर सर, देखा आपने? अभी भी यह आदमी मुझे आंखें दिखा रहा है। यही है इसका असली चेहरा। इसने दादी को मारा, उन्हें कमरे में बंद करके ब्लैकमेल किया था। यह सुनकर विराज ने हंसते हुए कहा, अब आई ना आप सब असली बात पर। तो ये प्लान बनाया है आप लोगों ने मिलके। यह सुनकर रुक्मणी ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और झूठे आंसू बहाते हुए बोली, किया है, तूने किया है, मुझे मारा है इस लड़के ने। मुझे तो शर्म आती है ये बोलते हुए कि ये मेरी पोती का पति है। यह सब सुनकर सानवी का दिल टूट गया था। उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि उसकी दादी उस पर इतना घिनौना इल्जाम लगा रही है। विराज ने पुलिस इंस्पेक्टर और बाकी सबकी तरफ देखकर कहा, तो ये प्लान बनाया तुम सबने मिलकर? व्हीलचेयर, आंसू और एक बिकाऊ पुलिस इंस्पेक्टर। और किस बेस पे आप ये सब साजिश रच रहे हैं? क्या सबूत है आपके पास? तभी रुक्मणी ने झूठे आंसू बहाते हुए कहा, हमारे पास सबूत है इंस्पेक्टर साहब। सबूत है कि इसने मुझे मारा। मेरी चोटों की मेडिकल रिपोर्ट है। और सिर्फ यही नहीं इंस्पेक्टर। काव्या आगे आकर बोली। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने विराज के ऊपर उंगली उठाते हुए कहा, दादी को तो उसने मारा ही, लेकिन इस आदमी ने मुझे किडनैप करने की कोशिश की थी। मेरे पति और भाई को उल्टा लटका के मारा था और मुझे मुर्गा बनाया था। काव्या की बात सुनकर विराज हंसी आ गई। उसने कहा, हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये सच बोल रही है, ये तो मैंने किया था। ये सुनते ही काव्या ने बीच में बोलते हुए कहा, देख लीजिए सर, जो इंसान आपके सामने नहीं डर रहा वो पीछे से क्या ही करेगा
मुझे तो डर है कहीं ये मुझे जान से ना मार दे। काव्या की बात सुनकर विराज ने हंसते हुए कहा, जान से मार देगा? काव्या, अगर मैं वाकई तुम्हें किडनैप करना चाहता या मारना चाहता तो तुम अभी यहां इन सब के सामने सांस नहीं ले रही होती। विराज की इस लाइन से काव्या की रूह कांप गई। तभी काव्या के साथ आए वकील ने आगे आते हुए कहा, हमें इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है। हमारे पास आई विटनेस है, एक नहीं बल्कि दो हैं, जिन्होंने मिस्टर विराज को काव्या जी के साथ जबरदस्ती करते हुए देखा है। वकील के इशारे पर दो आदमी सामने आए। उनमें से एक बोला, जी साहब, मैंने देखा था, यही आदमी है इस लड़की को जबरदस्ती। यह सुनकर विराज और जोर जोर से हंसने लग गया। सानवी भी विराज को ऐसा करते देख दंग रह गई। विराज ने तालियां बजाते हुए कहा, क्या बात है, क्या बढ़िया सेटअप किया है आप सबने मिलकर। तभी विराज ने पुलिस इंस्पेक्टर की तरफ इशारा करते हुए कहा, मुझे तो लगा था आप लोगों ने सिर्फ पुलिस वाले को खरीदा है, मगर यहां तो गवाह तक तैयार है। इतने में इंस्पेक्टर ने अपने कांस्टेबल से कहा, बहुत जबान चल रही है इसकी, लेके जाओ उसको और लॉकअप में बंद कर दो। कांस्टेबल्स ने विराज को लॉकअप में डाल दिया। विराज के जाते ही एक चमत्कार हुआ। रुक्मणी देवी, जो अधमरी सी व्हीलचेयर पर बैठी हुई थी, अचानक उठकर खड़ी हो गई। सानवी रुक्मणी को देखकर चौंक गई थी। तभी रुक्मणी ने हंसते हुए कहा, कैसा लगा मेरी प्यारी पोती, हिल गई ना? बेवकूफ लड़की, ये सब तेरे उस पति को फंसाने के लिए था। रुक्मणी की बात सुनने के बाद सानवी ने कांपते हुए कहा, मगर आप ऐसा कर क्यों रही हैं? आखिर क्या दुश्मनी है आपकी हमसे? यह सुनकर रुक्मणी ने हंसते हुए कहा, कर सकती हूं और कर रही हूं, लेकिन मैं दिल की उतनी भी बुरी नहीं हूं। चल, एक मौका देती हूं तुझे। यह सुनकर सानवी ने उनसे गुस्से में पूछा, कैसा मौका? सानवी की बात सुनकर रुक्मणी और काव्या का आई कांटेक्ट हुआ। फिर रुक्मणी ने आंखें मटकाते हुए कहा, अगर तुझे अपने पति को बचाना है ना, तो अभी के अभी तेरी पूरी कंपनी मेरे नाम कर दे। मैं अपना केस, सारे इल्जाम अभी इसी वक्त वापस ले लूंगी। सानवी के लिए वक्त जैसे थम गया था। पुलिस स्टेशन का सारा शोर सानवी के कानों में बंद हो गया था। उसकी आंखों के सामने सिर्फ दो चीजें थी। एक तरफ सावीरा क्रिएशंस, जो उसका सपना था, और दूसरी तरफ विराज, जो उसकी खातिर बिना किसी जुर्म के ये सब सह रहा था। आखिर अब सानवी क्या करेगी? क्या वो विराज को बचाने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देगी? क्या विराज अब सब लोगों को अपनी असली ताकत दिखाएगा? आखिर तामिर विराज को जेल भिजवाकर क्या करना चाह रहा था? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड, सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। था रुक्मणी और काव्या दोनों का मुंह ये देखकर लटक गया था। उनकी सारी प्लानिंग, सारा ड्रामा एक झटके में मिट्टी में मिल गया था। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये आर्मी वाले इस विराज के लिए कैसे आ गए। तभी विराज अपने कोट को झाड़ते हुए जनरल राठौड़ से बोला, थैंक यू जनरल। जनरल राठौड़ ने मुस्कुराते हुए विराज से कहा, एनी टाइम विराज, एनी टाइम। अब आप जा सकते हैं, हम बाकी फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेंगे। जाने से पहले विराज ने उस पुलिस ऑफिसर को देखकर कहा, वैसे बहुत ईमानदार ऑफिसर है ये, सारी प्लानिंग के साथ काम करते हैं। ऐसे ईमानदार पुलिस वाले हमारे डिपार्टमेंट में नहीं होने चाहिए। जनरल राठौड़ विराज की बात समझ गए थे। विराज ने सानवी का हाथ थामा, जो अभी तक शॉक में थी। सानवी को विराज का ये स्टाइल और डैशिंग बिहेवियर अच्छा लगा। काव्या और रुक्मणी मौका देखते ही दबे पांव वहां से निकलने की कोशिश कर रही थी। उनका चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। वो दोनों चुपचाप गाड़ी में बैठने जा ही रही थी। तभी विराज की आवाज ने उन्हें रोक दिया। रुको! उसकी आवाज इतनी ठंडी और तेज थी कि रुक्मणी और काव्या पत्थर की मूर्ति बन गई। विराज ने सानवी की तरफ देखकर कहा, सानवी, अब मैं जो करने जा रहा हूं मुझ पे भरोसा करना, ये तुम्हारे भले के लिए है। सानवी अभी तक विराज के आर्मी के साथ सीक्रेट मिशन में काम करने वाली बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। विराज धीरे धीरे चलकर रुक्मणी के पास गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने रुक्मणी से कहा, आपको सानवी की कंपनी चाहिए थी ना दादी जी? रुक्मणी ने डरते हुए उसकी तरफ देखा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि विराज अब कौन सा नया खेल खेल रहा था। तभी विराज ने मुस्कुराते हुए कहा, तो ठीक है, मुबारक हो, आज से ये कंपनी आपकी हुई।
यह सुनकर सानवी एकदम शॉक हो गई। उसने विराज पर चिल्लाते हुए कहा, विराज तुम ये क्या बोल रहे हो? सानवी को समझ में नहीं आ रहा था कि विराज ने ऐसा क्यों कहा था। विराज ने सानवी की तरफ नहीं देखा। उसकी नजर अभी भी रुक्मिणी पर थी और उसके चेहरे की मुस्कान गहरी होती जा रही थी। विराज ने दोबारा रुक्मिणी से कहा, क्या हुआ? अब मैं मौका दे रहा हूं, अभी के अभी यह कंपनी हमेशा हमेशा के लिए आपकी हो जाएगी। रुक्मिणी और काव्या जो पहले डरी हुई थी, अब हैरानी से उसे देख रही थी। उन्हें भी अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। विराज ने सानवी को एकदम हैरान कर दिया था। सानवी ने विराज पर चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है? ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम कौन होते हो मेरी कंपनी किसी को देने वाले? विराज सानवी को देख रहा था। सानवी बहुत गुस्से में थी, मगर दोनों ही इस बात से अनजान थे कि उनके घर पर एक नया तूफान दस्तक दे चुका था। रूपा अपने घर पर बहुत बेसब्री से विराज और सानवी का इंतजार कर रही थी। उसका दिल घबरा रहा था। रात हो चुकी थी, लेकिन दोनों का कुछ पता नहीं था। रूपा ने अपने आप से बात करते हुए कहा, कहां रह गए ये दोनों? फोन भी नहीं उठा रहे हैं। हे भगवान, सब ठीक हो? तभी घर की डोरबेल बजी। यह आवाज सुनते ही रूपा के चेहरे पर रौनक आ गई। उसने खुश होते हुए कहा, लगता है वो दोनों आ गए। वो खुशी से दौड़कर दरवाजे की तरफ गई। उसने जल्दी से दरवाजा खोला, मगर सामने विराज नहीं था। सामने 4-5 लंबे चौड़े आदमी खड़े हुए थे। सबने काले कपड़े पहने थे और उनके चेहरे काले मास्क से ढके हुए थे। उनकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी। इससे पहले कि रूपा कुछ भी समझ पाती या चिल्ला पाती, उनमें से एक ने रूपा का गला पकड़ा और उसे एक झटके में अंदर धकेल दिया। दूसरे ने दरवाजा जोर से बंद कर दिया। उन सब लोगों का लीडर आगे बढ़ा। उसने रूपा के बाल पकड़े और उसका चेहरा ऊपर उठा दिया और कहा, बहुत इंतजार कर रही थी ना उनका, अफसोस वो अब नहीं आने वाले। उनके लीडर ने अपने आदमियों को देखा और कहा, इससे पहले कि वो सब वापस आए, ढूंढो ढूंढो उस सेफ को जल्दी। अब आगे क्या होने वाला था? आखिर कौन है ये लोग और ये किस सेफ की बात कर रहे हैं? क्या विराज समय रहते घर पहुंच जाएगा, अपनी मां को बचा पाएगा? आखिर क्यों विराज ने सानवी की कंपनी को रुक्मिणी को देने के लिए कहा था? क्या इसके पीछे विराज का कोई दूसरा प्लान है? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर।